स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। आई होप कि पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। आज की क्लास में हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हुए हैं और उस टॉपिक का नाम है सुपर कंडक्टिविटी। नाम से ही पता चल रहा है कि जिसकी कंडक्टिविटी वेरी हाई, यानी जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो, और हमें पता है ये जो कंडक्टिविटी है सिग्मा, इट इज 1/ρ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका मतलब रेजिस्टिविटी बहुत लो, या अगर मैं ये कह दूं कि रेजिस्टिविटी 0 या रेजिस्टेंस 0, तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा। ये मटेरियल जो होता है इसको कहते हैं सुपर कंडक्टर। अगर मैं बात करूं एक सर्किट की, मान लो ये एक सर्किट है, क्लोज सर्किट, ठीक है, इसमें बैटरी नहीं है। अगर मैं किसी तरीके से यहां पर दो एंड लेकर के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूं और उसको हटा दूं फिर, और ये वायर किसका है? सुपर कंडक्टर का। अगर एक सुपर कंडक्टर का मटेरियल ले लूं, ये पूरा मटेरियल सर्किट सुपर कंडक्टर का है, पूरा सर्किट किस चीज का है? सुपर कंडक्टर का है। ये मत सोचना कि ये रेजिस्टेंस इसका 0 हो चुका है। मान लो ये सुपर कंडक्टर है और इस सुपर कंडक्टर में मैंने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद उसको हटा दिया। तो अगर ये पूरा सर्किट सुपर कंडक्टर का है तो करंट इनफाइनाइट टाइम तक फ्लो करेगी, यानी करंट को कोई रोकने वाला ही नहीं होगा। भाई रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। हमें पता है कि सर्किट के अंदर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो होता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को एक ड्रिफ्ट मिलती है। इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन उस लैटिस में जो आयंस होते हैं उनसे टकराते हैं, एटम्स से टकराते हैं, उस मटेरियल के अंदर जो इम्प्योरिटी है उनसे टकराते हैं। टकराने में उनकी मूवमेंट, उनकी जो एनर्जी है उसका रिडक्शन होता है, एनर्जी खत्म होती है। फिर से पोटेंशियल डिफरेंस उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो फिर से दौड़ते हैं। तो कोलिजन हो करके, उस कोलिजन का जो एवरेज टाइम होता था बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, आपने उसको रिलैक्सेशन टाइम कहा था, है ना? हमने पढ़ा था ना कि R = ml/ANE², ये रिलैक्सेशन टाइम है ना। ये एवरेज टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे सक्सेसिव कोलिजन में। तो वो जो एटम्स के साथ, आयंस के साथ, लैटिस के साथ, इंप्योरिटीज के साथ और एनर्जी मिलने से जो लैटिस में जो वाइब्रेशन होती है, उन सब की वजह से मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और अगर हमें इसको अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ता था? पहले इसको डिक्रीज करना पड़ता था। अगर हम रिलैक्सेशन टाइम को डिक्रीज करते थे तो यहां पर क्या होता था? ये रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज करते थे तो ये बढ़ता था, और इसको इंक्रीज करते थे तो ये क्या होता था? अलग अलग मटेरियल में अलग अलग था ना, सेमीकंडक्टर में अलग था, इंसुलेटर में अलग था। ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था। पर अगर हम देखें कि मोस्ट ऑफ materials behave as सुपरकंडक्टर की जगह मैं SC लिखूंगा, जगह सुपरकंडक्टर behaves as superconductor at low temperature are not good conductor at room temperature। यानी जितने भी हमने सुपर कंडक्टर्स पढ़े हैं उनमें से बहुत सारे, लगभग आप कह सकते हो 85%, 90% रूम टेम्परेचर पे अच्छे कंडक्टर नहीं है। टेम्परेचर को लो करने पर उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और गुड कंडक्टर्स, जैसे मैं गुड कंडक्टर्स की बात करूं, जैसे मैं सिल्वर, कॉपर और गोल्ड की बात करूं, इनकी सुपर कंडक्टिविटी yet to be established, उस टेम्परेचर तक पहुंचना अब भी बाकी है जब ये सुपर कंडक्टर बिहेव करते हैं। और
आपको पता है कि मेटल्स जो हैं वो अच्छे कंडक्टर है रूम टेम्परेचर पे, पर अभी तक ये सुपर कंडक्टिविटी इनकी स्टैब्लिश नहीं हुई हमसे। यानी कि इस बात को देख करके हमें एक बात का पता चलता है कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं और जो नॉर्मल कंडक्टर होते हैं उनके वर्किंग मैकेनिज्म में जरूर कोई ना कोई फर्क है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं, जो अच्छे कंडक्टर हैं रूम टेम्परेचर पे, भाई वो तो सुपर कंडक्टर की तरफ पहुंचे ही नहीं अभी तक। उनकी सुपर कंडक्टिविटी हमें अभी भी स्टैब्लिश करनी है, और जो अच्छे कंडक्टर नहीं थे उनकी सुपर कंडक्टिविटी हमें मिल चुकी है। क्योंकि 1911 HK ओनीस इन्होंने सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बता दिया था। HK ओनीस ने कब बताया? 1911 में जाके। क्लियर? 1911 में हमें सुपर कंडक्टिविटी के बारे में पता चल चुका था। उन्होंने डिफरेंट मटेरियल्स पे एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और हमें पता है कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर इन केल्विन, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। मेटल्स के लिए मैं मेटल्स की बात करता हूं, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे आप, एक टाइम ऐसा आएगा 0 केल्विन पे कि इसकी रेजिस्टिविटी 0 आ जाएगी। बट सुपर कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। सुपर कंडक्टर में क्या देखोगे आप, ये ग्राफ 0 तक पहुंचता ही नहीं है। उससे पहले ही सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स में इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका ग्राफ बनाना ही 0 तक पहुंचता ही नहीं है। डिक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि सडनली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगी। एंड दैट टेम्परेचर at which material behave as superconductor called critical temperature। या आप कह दो कि मान लो ये सुपर कंडक्टर है, ये क्या है, सुपर कंडक्टर, इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर सुपर कंडक्टिविटी वैनिशेस, खत्म हो जाती है। यानी वो मैक्सिमम टेम्परेचर जब तक कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर रहता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर ग्राफ कुछ ऐसा आता है, 0 तक नहीं पहुंचता, उससे पहले ही मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी का जो चक्कर है वो नॉर्मल मटेरियल से अलग है। होता क्या है, अगर मैं बात करूं नॉर्मल मेटल्स में क्या होता है, नॉर्मल मेटल में बॉन्ड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन कंडक्शन। जो नॉर्मल मेटल्स हैं उनमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी जो कोलिजन होती है उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। कोलिजन की वजह से रेजिस्टिविटी होती है और उसी की वजह से करंट आपको ज्यादा नहीं मिलता। बट फॉर सुपर कंडक्टर्स द पेयर्स of electron participate in conduction as per BCS theory of superconductivity। एक सुपर कंडक्टिविटी की थ्योरी है जिसको कहते हैं BCS थ्योरी। उसके हिसाब से जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सुपर कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और उन पेयर्स को हम लोग कूपर पेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपर पेयर्स। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सुपर कंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए। यानी कि
नॉर्मल मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट सुपर कंडक्टर में पेयर्स। अब होता क्या है, देखो ये एक क्रिस्टल है, मान लो कोई भी मटेरियल है, अब इसमें एटम्स भी होंगे, आयंस भी होंगे। मान लो ये एटम है और ये आयंस भी हैं कुछ, यहां इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन तो मोशन में है ही, मोशन में इलेक्ट्रॉन, मोशन में होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज के क्लाउड को अपने आसपास खींच लेता है। ये पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, उससे क्या होते हैं कि दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पॉजिटिव चार्ज को खींचने की वजह से इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्रिस्टल लैटिस के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन पास करता है तो वो लैटिस में अवेलेबल आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की विसिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीमेंट हो जाता है, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और वो इलेक्ट्रॉन उसके साथ बाउंडेड हो जाते हैं। और जो बीसीएस थ्योरी कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम है, अगर दो इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है और उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे कम कब होगी, दो इलेक्ट्रॉन के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी कब, जब वो लोग पेयर्स में हो। दो इलेक्ट्रॉन्स की सबसे पोटेंशियल एनर्जी, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब वो पेयर्स में होंगे। वो यही पेयर है, कूपर पेयर। और इलेक्ट्रॉन पास आते हैं, कूपर पेयर बनता है और कूपर पेयर तब मूव करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जिससे कि वो बिना ऑब्स्ट्रक्शन के फ्लो करता है। और ये जो कूपर पेयर होते हैं ना, ये क्रिटिकल टेम्परेचर तक तो बहुत कम होते हैं। नंबर ऑफ कूपर पेयर्स अप टू क्रिटिकल टेम्परेचर इज फ्यू, बट जब आप इस क्रिटिकल टेम्परेचर से और कम करते हो तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कूपर पेयर इंक्रीजेस विथ रिड्यूस इन टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लेके जाओ, कूपर पेयर बहुत सारे जनरेट हो जाते हैं और वो जो कूपर पेयर है वो कंडक्शन के लिए पार्टिसिपेट करता है। किसमें? इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कवर किसने किया था? HK ओनीज ने 1911 के अंदर। ठीक, अब बात क्या है कि जब हमने सुपर कंडक्टर पढ़ा, हमें रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का पता है, तो हमें एक चीज और पता चल गई कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है ना, बेसिकली हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं है जो परफेक्ट इंसुलेटर हो। यानी हर मटेरियल के अंदर किसी न किसी टेम्परेचर पे कोई ना कोई करंट को फ्लो करने की प्रॉपर्टी तो आ ही जाती है। सुपर कंडक्टर ने हमें यह आइडिया जरूर दे दिया कि मटेरियल्स जो है ना, परफेक्ट इंसुलेटर नहीं मिलेगा। और जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, वो रेजिस्टेंस क्या है? जस्ट किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी है कि वो कितने करंट को रोकता है, कितने करंट को रोकता है, उसकी एबिलिटी एट रूम टेम्परेचर। रेजिस्टेंस क्या है भाई? देखो, रेजिस्टेंस कोई परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमने देख लिया। मटेरियल्स को कूल करते करते हमने उसकी रेजिस्टिविटी को चेंज भी किया, रेजिस्टेंस को भी चेंज किया। इसका मतलब दैट इज नॉट अ परमानेंट प्रॉपर्टी। जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन बाय द मटेरियल एट द रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टिविटी में फर्क पड़ता है और हम तो रेजिस्टिविटी को जीरो भी कर चुके हैं सुपर कंडक्टर में। यानी कि रेजिस्टिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एट रूम टेम्परेचर। और सुपर कंडक्टर में रेजिस्टिविटी जीरो होती है। अगर मैं सुपर कंडक्टर की एक रिंग ले लूं और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं तो इनफाइनाइट टाइम तक वो अपने आप फ्लो करती रहेगी, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई लॉस वाला नहीं है। ना एनर्जी का लॉस होगा क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ना करंट रुकेगी, करंट चलती जाएगी। क्लियर? अब बात आती है कि भाई सुपर कंडक्टर जो मटेरियल है, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर ले, जो चीजें आपको लिखनी है, ये ग्राफ बनाना है ये बना ले। अब होता क्या है कि जो सुपर कंडक्टर है ना, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, अब उसको हमने पढ़ा क्यों? और पढ़ा तो रिसर्च के लिए। आप कह दोगे सर हमें रिसर्च करनी थी, या साइंटिस्ट लोग, अब रिसर्च में क्या होता है कि नई नई चीजों के बारे में जानना। तो हम कह सकते हैं कि साइंटिस्ट जो है वो नई नई चीजों को जानने के लिए रिसर्च करते हैं। अब वो रिसर्च तो साइंटिस्ट ने की, सुपर कंडक्टर भी उन्होंने बनाया। क्या सुपर कंडक्टर का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एप्लीकेशन है?
तो देखो हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर। पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करते हैं, दूसरी हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स, यहां भी सुपर कंडक्टर की मदद ले सकते हो। तीसरी बात हाई स्पीड कंप्यूटर, चौथी बात ट्रांसमिशन। ऑफ पावर। अब समझो क्या है कि अगर आप बात करते हो किसकी, सुपर कंडक्टर की, हमें पता है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? कि अगर किसी मटेरियल में आप करंट पास करो, आपको पता है कॉइल होती है जिसको सोलेनॉइड कहते हैं, ऐसे सोलेनॉइड, इसके बारे में 10th में पढ़ के आ रहे हो, ये सोलेनॉइड होता है ना। और इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो, इट इज म्यू नॉट एन आई। म्यू क्या होता है? परमिटिविटी होती है, ये सब परमिएबिलिटी होती है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। हमें मेनली देखना है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड करंट बढ़ने से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी क्या है, अभी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाओगे, करंट बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वजह से हीट होगा, कॉइल जल सकती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में बहुत दिक्कतें हैं अभी। पर सोचो अगर कोई मटेरियल हमें सुपर कंडक्टर मिल गया तो क्या होगा? अगर सुपर कंडक्टर मिला तो करंट तो बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा करंट बिना लॉस के, बिना हीट के, तो आप बिना हीट लॉस किए हुए, हीट एनर्जी का लॉस किए हुए, बिना गर्म किए हुए, उससे जलने का भी डर होता है, उसके बिना अगर आपको सुपर कंडक्टर मिला तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो। पहला फायदा। दूसरा फायदा हाई पार्टिकल फिजिक्स में है ना। आप देखो, हमें किसी भी थ्योरी को इन्वेस्टिगेट करना है अंडर द हाई एनर्जी, तो हम पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएंगे, तभी तो उसको हाई एनर्जी मिलेगी। अब हाई एनर्जी मिलने के लिए अगर आप करंट के थ्रू एक्सेलरेट कराओगे तो रेजिस्टेंस सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है, और अगर आपने रेजिस्टेंस को ही ओवरकम कर दिया तो स्टडी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोवाइड की जा सकती है। थर्ड बात, अभी जो कंप्यूटर है, आपको पता है कंप्यूटर चलते चलते गर्म हो जाता है, सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। अब गर्म अगर हो गए तो एफिशिएंसी नॉर्मली कम होगी। तो अगर सुपर कंडक्टर हो गया तो हमारे पास बहुत हाई स्पीड वाले सुपर कंडक्टर बन जाएंगे, जिनको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने फास्ट होंगे वो, बियॉन्ड इमेजिनेशन कह दो उसको। ट्रांसमिशन, अब देखो हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली का हाईली पॉपुलेटेड है। अब यहाँ पर तो ना तो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकते हैं, ना हाइड्रोइलेक्ट्रिक लगा सकते हैं, ना थर्मल पावर प्लांट लगा सकते हैं, ना विंड प्लांट लगा सकते हैं, तो बिजली बनेगी कैसे भाई? एक बदरपुर बॉर्डर में थर्मल पावर प्लांट हुआ करता था, उसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं, उसे बंद करना पड़ा है, कभी गवर्नमेंट बंद करती है, कभी चलाती है, क्योंकि पोल्यूशन की भी बात है, दिल्ली वैसे ही बहुत पॉल्यूटेड है। अब इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली में चाहिए भी बहुत ज्यादा, पानी यहाँ पीने को नहीं है, तो बिजली कैसे बनाएं, डैम कैसे बनाएं? ठीक है, पंगा बहुत है। तो दिल्ली के बाहर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहां से बिजली लेते हैं ट्रांसमिशन के थ्रू, और उस ट्रांसमिशन में वायर के रेजिस्टेंस की वजह से बहुत लॉस होता है। अगर हम रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लें तो क्या होगा? ट्रांसमिशन में आने वाले कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे, एनर्जी को बचा पाएंगे। क्लियर है? तो ये फायदा है हमारा क्या, सुपर कंडक्टर का। अभी तक मैंने आपको सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल नहीं दिया है, वो दूंगा जस्ट अभी। अब क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर। अब भाई सुपर कंडक्टर पढ़ा तो सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी भी पढ़नी पड़ेगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सुपर कंडक्टर की जो फर्मी एनर्जी होती है, क्या होती है सुपर कंडक्टर की? सुपर कंडक्टर की जो फर्मी एनर्जी होती है वो मिडवे में, बीच में लाई करती है, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट के बीच में। कहां लाई करती है?
द फर्मी एनर्जी, पहली बात देखते हैं कहाँ लाई करती है। फर्मी एनर्जी लाइज बिटवीन ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, ठीक है। अब डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सारे सब्सटेंसेस हमें आगे पढ़ना है, थोड़ा सा बताएंगे तो पता चल जाएगा आपको क्या होता है। फिर हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कूपर पेयर, loses superconductivity at high temperature, high magnetic field, और क्या, हाई टेम्परेचर और हाई करंट, ये प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले जो फर्मी एनर्जी होती है, 0 केल्विन पे जो एनर्जी होती है फर्मी एनर्जी, पता ही है आपको, नहीं पता तो सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी के बारे में बड़े डिस्कस डीप में पढ़ेंगे। तो फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, इसके बीच में लाई करता है, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो कहता है डायमैग्नेटिक इन नेचर है। देखो मटेरियल को हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से डिवाइड किया है, डाई, पैरा और फेरो। डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिनके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं करती, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने थ्रू पास नहीं होने देते। अगर मैं किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करूं, ये मटेरियल है, सॉरी किसी भी मटेरियल की बात कर रहा हूं, एट नॉर्मल टेम्परेचर, क्या है यहां, एट नॉर्मल टेम्परेचर, कोई मटेरियल लिया आपने नॉर्मल टेम्परेचर और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो आप क्या देखोगे कि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तभी इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो यहां पर मैंने बताया था ना, हाई मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पर क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी खत्म हो जाती है। मैं लिख देता हूं BC, मतलब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट विच सुपर कंडक्टिविटी लूजेस। भाई ये मान लो सुपर कंडक्टर है, ये नॉर्मल किसी टेम्परेचर पे मान लो सुपर कंडक्टर है, लो टेम्परेचर पे, क्या है, लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर है। अभी आपको बताया था कि मटेरियल को कूल करते हैं, तो कूल करते करते क्या होता है, एक टाइम पर क्या हो जाता है, ये सुपर कंडक्टर बन जाता है और ये सुपर कंडक्टर है। अब अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं मैं, तो जिस टेम्परेचर पे इसकी सुपर कंडक्टिविटी खत्म हो जाती है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। इसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड में डाल दूं और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊं, सुपर कंडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आएगी जब इसकी सुपर कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, उस हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड को क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी तरह से सुपर कंडक्टर के अंदर अगर आप करंट इंक्रीज करोगे, ऐसा नहीं है कि कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर है तो उसमें आप इनफाइनाइट करंट फ्लो करा सकते हो, नहीं करा सकते। एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट अप टू विच material behave as superconductor called Sills-B current। कौन सा करंट, Sills-B करंट, यानी मैक्सिमम करंट
यानी ना तो आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, ना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हो, और ना ज्यादा करंट बढ़ा सकते हो सुपर कंडक्टर में। एक लिमिटेशन है इसके अंदर, कूल करने पे ही होगा। और ज्यादातर मटेरियल तो नॉर्मल प्रेशर पे भी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करते, प्रॉब्लम है, वरना अभी तक तो बहुत कुछ हो चुका होता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो सुपर कंडक्टर मटेरियल रिसर्च इज अंडर प्रोसेस, लगातार चल रही है रिसर्च। बहुत लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर होते हैं। अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, मैं आपको कुछ के क्रिटिकल टेम्परेचर भी बताऊंगा। तो ना तो आप एक लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बना सकते हो, ना एक लिमिट से ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड बर्दाश्त करेगा, ना एक लिमिट से ज्यादा करंट बर्दाश्त करेगा। क्लियर? अब क्या होता है, मैं डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझा रहा था आपको कि सुपर कंडक्टर जो होते हैं ना डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में। अब ये नॉर्मल मटेरियल है, नॉर्मल ये मटेरियल है कोई नॉर्मल टेम्परेचर पे। अगर यही मटेरियल सुपर कंडक्टर बन गया, कूल कर दिया इसको और ये सुपर कंडक्टर बन गया, अब आपने फिर से इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये ध्यान रखना, इट शुड बी लेस देन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, और जो टेम्परेचर है इट शुड बी लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी पूरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए सुपर कंडक्टर की। अब देखो, थोड़ा पास बनाओ इसको, आप देखोगे यहां से यहां तक तो जाएगा, फिर ऐसे घूम जाएगा, और ये भी ऐसे जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ये यानी कि इसके अंदर अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। इस मटेरियल ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक्सपेल किया। तो एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय सुपरकंडक्टर इज कॉल्ड मिजनर्स इफेक्ट। मिजनर ने सबसे पहले इसको देखा था, इसीलिए इस इफेक्ट को मिजनर्स इफेक्ट कहते हैं। यानी कि सुपर कंडक्टर चाहे उसका नेचर कैसा भी हो, पहले शायद वो डायमैग्नेटिक ना हो, पर अगर उसमें सुपर कंडक्टिविटी आई और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसके अंदर खुद एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक्सपेल करता है, और इसी फिनोमेना को मिजनर्स इफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर है? अगली जो प्रॉपर्टी है, बॉन्ड पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, पता ही आपको। इलेक्ट्रॉन्स में फ्री नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स में पेयर में मूव करता है, और उस पेयर को कूपर पेयर कहते हैं। उसके बारे में मैंने शुरू में आपको बताया था। और सुपर कंडक्टिविटी खत्म होती है, हर चीज के बारे में बताया था। सुपर कंडक्टिविटी हाई करंट पे काम नहीं करेगी, हाई मैग्नेटिक फील्ड में काम नहीं करेगी, और हाई टेम्परेचर पे नहीं करेगी। ठीक है? अब क्या होता है कि ये जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, ये ज्यादा करंट, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा टेम्परेचर पे खत्म हो जाता है। तो इस सुपर कंडक्टिविटी के खत्म हो जाने के बेस पे, यानी बिहेवियर इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे, हमने सुपर कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है? कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो पार्ट में। अब स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें। अगर हम सुपर कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें, तो उसके बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से हमने सुपर कंडक्टर को दो टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है? देखो क्या है वो दो टाइप, पहले लिख देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर of superconductor in external magnetic field, we have divided या classified, we have divided it into two types, पहले को बोलते हैं टाइप 1, या इसको सॉफ्ट भी बोलते हैं, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर या टाइप 1 सुपर कंडक्टर। दूसरा टाइप 2 या हार्ड सुपर कंडक्टर। याद रखना, ये जो हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ये जो हमने डिफरेंस डाला है टाइप 1 और टाइप 2, ये किस बेसिस पे डाला है
ये हमने डाला है इनका बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कैसा बिहेव कर रहे हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हम 1 बाय 1 करके लिखेंगे। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, सबसे खास बात, सॉफ्ट की। क्यों बोलते हैं सॉफ्ट? इसलिए बोलते हैं कि इसका लो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है इसका एज यूजुअल। दूसरे में जो पहली बात है, पहला जो डिफरेंस है इसमें, इसका जो होता है हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या होते हैं? जो टाइप 1 सुपरकंडक्टर होता है, ये क्या होते हैं? मोस्टली मेटल्स। ज्यादातर ये क्या होते हैं? सिर्फ मेटल्स होते हैं, ज्यादातर मेटल्स होते हैं, ठीक है। जैसे जिंक है, टंगस्टन है, देखो जिंक है, टंगस्टन है, एल्यूमिनियम है, लेड है, ठीक है। जिंक पता ही है आपको, जिंक का जो है लगभग 0.8 केल्विन है। देखो कितना लो टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर बोल रहा हूं मैं ये, कहीं आप सोचो। जिंक का 0.8 केल्विन, बहुत कम क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है। अगर मैं टंगस्टन की बात करूं, टंगस्टन का कितना, शायद आपको ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है, 0.3 केल्विन, कितना कम, ठीक है। अगर मैं बात करूं टाइटेनियम की, एक और है टाइटेनियम, इतना ज्यादा हमको भी याद नहीं रहता क्योंकि अभी सिलेबस में नहीं है। टाइटेनियम का अगर देखा जाए तो वो 0.4 केल्विन है। एल्युमिनियम भी है ना, टिन है, टिन तो लिख दिया मैंने, नहीं लिखा टिन। ये सारे, और इनका क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो है। आप कह रहे थे ना सुपर कंडक्टर का, मैंने आपको बोला था एग्जांपल दूंगा। ये जिंक है, टंगस्टन है, एल्युमिनियम है, लेड है, टाइटेनियम है, टिन है, ये सारे के सारे क्या है? टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स। क्या है ये? टाइप 1 सुपर कंडक्टर। इनकी बात करते हैं, थोड़ा सा उल्टा ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, हाँ अपने पोजीशन में आते हैं। टाइप 2 सेमीकंडक्टर्स। ये जो टाइप 2 सेमीकंडक्टर्स हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली कंपाउंड्स होते हैं, और कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे टेक्नीशियम, नायोबियम और वेनेडियम। क्या है? टेक्नीशियम, नायोबियम और वेनेडियम। कुछ तो मेटल्स हैं, some metals, most of alloys and compounds। कुछ तो क्या है इसमें, कुछ तो हमारे पास मेटल्स हैं, बाकी मोस्टली कंपाउंड्स किसके होते हैं? या तो कंपाउंड्स हैं या एलॉयज हैं। इतना ध्यान रखें आप, ठीक है। टाइप 2 में हार्ड सेमीकंडक्टर, हार्ड इनको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हार्ड सुपरकंडक्टर। इसके बाद TS2, ये भी आपका एक कंपाउंड है जो सुपरकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसके बाद एक और है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। हाइड्रोजन सल्फाइड नाम सुना होगा आपने। हाइड्रोजन सल्फाइड भी सुपरकंडक्टर बनता है। और कब बनता है सुपरकंडक्टर हाइड्रोजन सल्फाइड? अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कितना होता है? 203 केल्विन के करीब, 203। एक और कंपाउंड है जो अभी तक का हमने देखा है, वो है लैंथेनम डेका हाइड्रेट, LaH10, लैंथेनम डेकाहाइड्रेट। इसका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर वो 250 केल्विन के करीब है, बहुत ज्यादा है। अभी तक अगर हम सुपर कंडक्टिविटी की बात करें तो अभी तक एक हमने लिथियम मैग्नीशियम का एक कंपाउंड जिसकी सुपर कंडक्टिविटी
473 केल्विन तक मेजर की गई है। किसका कंपाउंड है वो? लिथियम, मैग्नीशियम और शायद हाइड्रोजन, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट मोस्टली लिथियम, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम। यू कैन सर्च ऑन गूगल कि लिथियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है, वो 473 केल्विन, अभी रिसेंट 2019 की रिसर्च है ये, पर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, 250 गीगा पास्कल प्रेशर चाहिए। टेम्परेचर तो हमने 473 तक पहुंचा दिया। जिस दिन रूम टेम्परेचर तक हम सुपर कंडक्टर ले आए और नॉर्मल प्रेशर तक, उस दिन इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा कमाल होने वाला है। तो बेसिकली जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे एग्जिट करते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, हमें कैसा चाहिए? नॉर्मल प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके बाद इनमें जो तीसरा जो मेजर डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम इनको सॉफ्ट और हार्ड बोलते हैं, ये अंदर की इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं सुपर कंडक्टर के लिए ड्रॉ करूं तो देखता हूं इसकी सुपर कंडक्टिविटी क्रिटिकल टेम्परेचर पे एकदम डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है? सुपर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस रैपिडली आफ्टर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा सा पीछे जाओगे, क्रिटिकल टेम्परेचर तक जैसे ही पहुंचे आप, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत कम था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड खत्म होती चली जाएगी। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि मटेरियल जो है ना वो अपनी सुपर कंडक्टिविटी को पूरी तरह से खत्म कर देगा, और वो होगा, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है? सुपर कंडक्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट करती है, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाने के बाद अगर सुपर कंडक्टिविटी एकदम जीरो हो जाए क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद, उसको बोलते हैं सॉफ्ट। और अगर एक ऐसा मटेरियल हो जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाने के बाद सुपर कंडक्टिविटी एकदम से जीरो ना हो, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज हो, और जहां पर जाकर के ये बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ये H1, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन रेंज। ट्रांजिशन रेंज, इसमें देखो क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद सुपर कंडक्टिविटी जो है एकदम खत्म हो गई, पर इसमें खत्म नहीं हुई, ग्रेजुअली फॉल हुआ, इसीलिए इसको हार्ड सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। तो बेसिकली सुपर कंडक्टर वो मटेरियल हैं जो ठंडे होने पर जिनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, जिनमें अगर हम करंट भेजें तो लगातार करंट का फ्लो रहता है बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर एक बार पोटेंशियल डिफरेंस देने की जरूरत है, करंट अपने आप फ्लो करता रहेगा। और उस सुपर कंडक्टिविटी का जो मैकेनिज्म है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मेटल। सुपर कंडक्टिविटी के लिए कूपर पेयर रिस्पॉन्सिबल है। कूपर पेयर इलेक्ट्रॉन्स लैटिस में से आयंस के चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है और कूपर पेयर बनता है। वो कूपर पेयर टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज होते हैं, बढ़ना चालू करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होने पे, और क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद कूपर पेयर बहुत ज्यादा हो जाते हैं और रेजिस्टिविटी लगभग जीरो हो जाती है, खत्म, जीरो तक पहुंच जाते हैं हम। क्लियर? और इनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सुपर कंडक्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड पे वो खत्म हो जाए उसको क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और उसके बिहेवियर पे हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को हम सॉफ्ट कहते हैं, टाइप 2 को हम हार्ड कहते हैं। फर्क क्या है कि टाइप 1 का क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है और टाइप 2 का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। आई होप कि आपको सुपर कंडक्टर का ये लेक्चर समझ में आया होगा। किसी भी डाउट के लिए कमेंट जरूर करें। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और, ये जो टॉपिक है ये आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, ये बच्चों के कमेंट पे मैंने ये टॉपिक बनाया है। तो सिर्फ सीबीएसई 12th क्लास सीबीएसई में ये टॉपिक इस साल नहीं है, आगे पहले था, आगे होगा, इसके बारे में नहीं पता, पर अभी ये सिलेबस में नहीं है। आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।